कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पायलट के साथ मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों को भी हटाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि पायलट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की है। गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि मंगलवार सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी, जिसमें पायलट समेत उनके समर्थक शामिल नहीं हुए। इसके बाद विधायक दल ने प्रस्ताव पास करके पायलट पर यह कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द को हटा दिया है। बता दें कि सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई विधायकों की बैठक में न सिर्फ सचिन पायलट पर एक्शन लिया गया, बल्कि उनके 3 समर्थक मंत्रियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रिपोर्ट ये भी है कि इससे पहले सचिन पायलट की ओर से कांग्रेस आलाकमान के सामने 3 मांगे रखी गई थी और इनमें से 2 पर कांग्रेस राजी भी हो गई थी। बताया जाता है कि सचिन पायलट की ओर से मांग रखी गई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, अविनाश पांडे को राजस्थान के प्रभारी पद से तुरंत हटाया जाए और उनके साथियों को मंत्रिमंडल में अहम जगह दी जाए। खबर है कि इनमें से 2 मांगों पर तो कांग्रेस तैयार हो गई थी, पर मुख्यमंत्री पद पर पार्टी कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी। मंगलवार दोपहर राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब कांग्रेस पार्टी ने बागी तेवर अपनाए हुए सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसका ऐलान किया। सुरजेवाला ने तीखे अंदाज में पायलट को याद दिलाया कि उनको पार्टी ने क्या क्या दिया है। सुरजेवाला बोले कि 2003 में सचिन पायलट राजनीति में आए। इसके बाद सिर्फ 26 साल की उम्र में 2004 में ही उन्हें कांग्रेस ने सांसद बनाया। 32 साल की उम्र में वो केंद्र में मंत्री बनाए गए। 34 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। 40 साल की उम्र में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। सोनिया और राहुल गांधी का व्यक्तिगत आशीर्वाद उनके साथ था, इसलिए इतना दिया गया। पार्टी के इस फैसले के बाद सचिन पायलट ने भी अपने सोशल मीडिया से कांग्रेस का नाम हटा दिया। राजस्थान के पल पल बदलते सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी भी पैनी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो साफ शब्दों में कह चुके हैं कि इस पूरे बवाल के पीछे बीजेपी का हाथ है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के मौजूदा हालात से राज्य की जनता नाराज और परेशान है और दुनिया की अब कोई ताकत प्रदेश सरकार को बचा नहीं सकती। ये किस तरीके से राजस्थान का और हिंदुस्तान का भला करेंगे जिस पार्टी में इस स्तर का विग्रह है। मुझे लगता है कि अब इस सरकार को दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। सरकार पूरे तरीके से जाने की स्थिति में आ गई है। राजस्थान में बागी हुए सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब अपने एक और युवा साथी जितिन प्रसाद का साथ मिलता नजर आ रहा है। पायलट पर हुई कार्रवाई के बाद प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा कि सचिन केवल मेरे साथी ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं और इस तथ्य को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि बीते कुछ सालों के दौरान उन्होंने पार्टी के प्रति समर्पित रहकर जी तोड़ मेहनत की है। मैं निष्पक्ष रूप से चाहता हूं कि हम इन सब से जल्दी उबर जाएं और जो हालात बने हैं वो दुखद हैं। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद भी पायलट की ही तरह कांग्रेस के बड़े युवा नेताओं में शामिल हैं और सचिन पायलट के साथ केंद्र में मंत्री रहे हैं। कई मौकों पर उनको लेकर भी ऐसी खबरें आती रही हैं कि कांग्रेस यूपी में उनकी अनदेखी कर रही है। मंगलवार को बिहार में रिकॉर्ड कोरोना केस आने के बाद बिहार सरकार ने 31 जुलाई तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर सहमति बनी। राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने यह जानकारी दी है। हालांकि फुल लॉकडाउन में इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। प्रदेश सरकार के मुताबिक इस दौरान राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और सूबे के सभी नगर निकायों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे, पर फल और सब्जी की दुकानें सुबह शाम खोली जा सकेंगी। रेलवे और विमान सेवा जारी रहेगी, पर बसों का परिचालन बंद रहेगा। ऑटो, टैक्सी और रिक्शा चलते रहेंगे, उन्हें बंद नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में बिहार में रिकॉर्ड कोरोना मरीज सामने आए हैं। खुद मुख्यमंत्री आवास कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। बिहार में कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। अब यहां पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक साथ 25 नेताओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर से हड़कंप मच गया है। इस संख्या के बढ़ने की आशंका है
क्योंकि 90 नेताओं और कार्यकर्ताओं के सैंपल लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट धीरे धीरे सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में लिया है उसमें संगठन के महामंत्री नागेंद्र जी, प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, राधा मोहन शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। दरअसल बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटी है, जिसकी वजह से पार्टी ऑफिस में लगातार बैठकें हो रही हैं। वर्चुअल रैलियों को लेकर भी बैठकें हो रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ देश में कोरोना वायरस अपने पांव और तेजी से पसार रहा है। मंगलवार सुबह आंकड़ों के मुताबिक अब भारत में कोरोना के 9 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं। भारत को ये सफर तय करने में 166 दिन लगे। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन देश में 28,000 से ज्यादा मामले आए और 24 घंटे में 553 मरीजों की मौत हो गई। अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 9,06,752 हो गई है, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 23,727 पर पहुंच गया है। देश में फिलहाल 3,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 5,71,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। हालांकि इन सबके बीच राहत की खबर यह है कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 63.02% को पार कर गया है। देश में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 9.95% है। सरकार के मुताबिक देश में अब तक करीब 1,21,00,000 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें से अकेले सोमवार को 2,86,000 सैंपल जांचे गए। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस बीच मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर कुछ आंकड़े जारी किए। सरकार ने एक बार फिर कहा कि भारत की हालत बहुत अच्छी है और यहाँ प्रति मिलियन सिर्फ 657 केस हैं। यही नहीं, ये भी कहा गया कि सिर्फ 2 राज्यों महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देश के करीब आधे कोरोना केस हैं, तो 10 राज्यों में पूरे देश भर के 86% मामले। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि मई में रिकवरी रेट 26% था, जो अब जुलाई में बढ़कर 63% हो गया है। सबसे बेहतर रिकवरी रेट वाला राज्य दिल्ली है, जहां 80% मरीज रिकवर हो रहे हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से खाली किए जा रहे दिल्ली स्थित उनके सरकारी बंगले को लेकर अब एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने उन तमाम खबरों को फर्जी बताया है, जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा था कि उनकी तरफ से बंगला खाली करने को लेकर सरकार से कोई मोहलत मांगी गई है। प्रियंका ने इसे कोरी झूठ बताया और लिखा कि वो 1 अगस्त तक बंगला खाली कर देंगी। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया और लिखा कि तथ्य अपने के लिए खुद बोलते हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मुझे 4 जुलाई 2020 को दोपहर 12:05 पर फोन किया और अनुरोध किया कि 35 लोधी स्टेट वाले बंगले को किसी अन्य कांग्रेसी नेता के नाम पर आवंटित कर दिया जाए, ताकि प्रियंका वाड्रा वहां रह सके और कृपया इसे सनसनीखेज न बनाए। दरअसल एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद प्रियंका गांधी को ये बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। अयोध्या पर बयान देकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही घर में घिर गए हैं। नेपाल के कई नेताओं ने खुलकर ओली के बयान का विरोध किया है। दरअसल प्रधानमंत्री ओली ने भगवान राम के जन्म स्थल को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के सह अध्यक्ष कमल थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिए इस तरह के निराधार अप्रमाणित बयानों से बचना चाहिए। थापा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पीएम तनावों को हल करने के बजाय नेपाल भारत संबंधों को और खराब करना चाहते हैं। ओली का बयान उस समय आया है जब भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद जारी है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के हालात में ईरान ने भारत को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक ईरान ने इसकी वजह भारत की ओर से फंड मिलने में देरी को बताया है। दोनों देशों में 4 साल पहले चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। अब ईरान ने अपने आप ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया। हालांकि इसकी वजह चीन और ईरान की बढ़ती नजदीकियों को भी माना जा रहा है। हाल में ही दोनों देशों में $400 अरब के रणनीतिक निवेश को लेकर समझौता हुआ है। उधर 628 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को बिछाने का काम बीते सप्ताह शुरू हो गया है।
ईरान के यातायात और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने इसका उद्घाटन किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार का दिन शेयर बाजार के लिए अमंगल साबित हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 660 अंक की गिरावट के साथ 36,033 अंक के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 195 अंक लुढ़ककर 10,607 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के टॉप 50 शेयर्स में से सिर्फ 3 डॉक्टर रेड्डी, टाइटन और भारती एयरटेल ही हरे निशान पर बंद हुए। अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, आईटी, रियल्टी और एफएमसीजी नुकसान के साथ बंद हुए। वहीं मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे की कमजोरी के साथ 75.42 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को कम से कम एक हफ्ते के लिए नानावटी अस्पताल में ही रहना होगा। एजेंसी को अस्पताल से मिली अनऑफिशियल जानकारी के मुताबिक अमिताभ और अभिषेक का उचित इलाज जारी है और दोनों की हालत स्थिर है। साथ ही दोनों को कम से कम 7 दिनों के लिए अस्पताल में ही रहना होगा। बता दें कि बच्चन परिवार के 4 सदस्य अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या कोरोना से संक्रमित हैं।